गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबका केजीएस में बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज हिंदी साहित्य की ये पहली एक क्लास है। एक अपनी क्लास थोड़ी सी लेट हुई है, तो हम लोग आज की इस क्लास में थोड़ी देर चर्चा करेंगे और कल से अपनी क्लास नियमित रूप से चलने लगेगी। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में मुख्यतः, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूँ फर्स्ट पेपर से, और फर्स्ट पेपर का जो दूसरा खंड है, खंड ख, हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में बस मैं आपको एक इंट्रो दूंगा, एक आपको जो क्लास का प्रारूप है उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे अपनी क्लास चलेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो पहला सेमिनार अपना हुआ था उसमें हमने आपको बताया था कि हम शुरू कहाँ से करेंगे। तो थोड़ा एक बार और समझ लें इस क्लास के जरिए कि कैसे हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे। हमने आप सबसे कहा कि हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पेपर 1 में 2 खंड है। पेपर 1 में 2 खंड है, जिसमें कि खंड क में भाषा और लिपि है। आप सबने सिलेबस देखा भी होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ब्रोशर दिया गया है उसे में आपने देखा भी होगा। और इसका जो दूसरा हिस्सा है, खंड ख, खंड ख में साहित्य का इतिहास है। साहित्य का इतिहास यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। और हम लोग इसी से शुरू करने वाले, हिंदी साहित्य के इतिहास से, खंड ख से हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अपनी क्लास जो है ये शुरू होगी साहित्य के इतिहास से। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर, भाषा एवं लिपि से क्यों नहीं? तो भाषा और लिपि थोड़ा वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, थोड़ी उसमें रुचि आपकी कम बन पाएगी शुरू में, इसलिए मैं उसे शुरू नहीं कर रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग साहित्य के इतिहास पे बातचीत करते चलेंगे, थोड़े भाषा के स्वरूप, कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और उससे आपकी थोड़ी भाषा की समझ बनती जाएगी। और तब हम लोग जब खंड क शुरू करेंगे, तब आपको और उसमें आपकी रुचि भी बनेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। यस, सुनील वर्मा, गुड इवनिंग। अंतिमा अंबेडकर, विजय वर्मा, सागर। सुनील वर्मा कह रहे हैं कि दो दो अर्जुन में कट गए और 2 इंतजार में। आज आपको इंतजार करना पड़ा है, लेकिन कल से अपनी क्लास नियमित रूप से हो जाएगी। क्योंकि आज 2 क्लासेस थी अपनी, तो आप फिर ये निर्णय हुआ कि आप ऑनलाइन वालों के लिए एक अलग से सेशन रखा जाए, लेकिन कल से आपकी क्लास नियमित हो जाएगी। तो इस बार जो टॉपिक है अपना, वो है खंड ख, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है और उसमें हमें क्या पढ़ना है, आज मैं आपको इसका संकेत करूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो खंड क, यह ध्यान रखेंगे, खंड क में भाषा और लिपि है, खंड ख में हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इसको भारत के इतिहास का जैसे विभाजन किया जाता है 3 खंडों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, वैसे ही साहित्य का इतिहास जो लगभग लगभग 1025 वर्षों का इतिहास है, अगर हम लोग देखें तो लगभग
1000 ईस्वी से लेकर आज 2025 तक का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1025 वर्षों का इतिहास है। जाहिर सी बात है कि इतने लंबे इतिहास को हम एक साथ नहीं देख सकते, पढ़ने में कठिनाई आएगी, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इतिहास स्थिर नहीं रहता, बल्कि वो भी अलग अलग कालखंडों का अलग अलग इतिहास है, उसमें गतिशीलता है, परिवर्तन है। तो इसलिए हम एक साथ सबको नहीं पढ़ सकते, बल्कि अलग अलग कालखंडों में जिस तरीके से ट्रेंड बदले, जिसको हम लोग साहित्य में प्रवृत्ति कहते हैं, जैसे साहित्य की प्रवृत्तियां बदली, साहित्य का मिजाज बदला, वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप भी बदला। इसलिए हम पूरे इतिहास को एक साथ पढ़कर नहीं समझ सकते, उसे अलग अलग प्रवृत्तियों और काल विशेष की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल हम उस युग के साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। फिर मैं एग्जाम्पल दूं आपको भारतीय इतिहास का, तो आप देखिए भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने 3 कालों में विभाजित किया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और आप देखेंगे कि प्राचीन भारत में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये जितने पक्ष हैं वो सब एक अलग ट्रेंड है, उनका एक अलग प्रवृत्ति है। मध्यकाल की एक अलग प्रवृत्ति है और आधुनिक काल में एक अलग ट्रेंड हम लोग देखते हैं, नवजागरण, और नवजागरण से फिर आधुनिकता की शुरुआत। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी इतिहासकारों ने काल विभाजन किया है, उसका नामकरण किया है, और हमारी सुविधा के लिए और बदलती प्रवृत्तियों को समझने के दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। 4 कालखंड कौन कौन से हैं हम सब जानते हैं। मैं एक बार उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं। हिंदी साहित्य का जो पहला कालखंड है वो है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, और चौथा जो है आधुनिक काल, जो अभी चल रहा है आधुनिक काल। इस ढंग से ये 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया है इतिहासकारों ने। और कौन से इतिहासकारों ने? हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने। कौन सी पुस्तक लेनी है? रुक जाइए, मैं क्लास के अंत में पुस्तक का नाम भी बता दूंगा कि आपको क्या लेने की जरूरत पड़ेगी। अभी इस क्लास के अंत में मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए पुस्तक के नाम भी बताऊंगा। तो ये इस साहित्य के इतिहास में कैसे प्रश्न आएंगे, क्या पढ़ना है, इसको आप ठीक से समझ लें। एक तो ये 4 कालखंडों में इतिहासकारों ने विभाजित किया है। इन 4 कालखंडों में कोई 4 कालखंडों को पढ़ते हुए जिन चीजों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनफैक्ट क्या पढ़ना है, अगर इस पर हम जाएं तो हमें कोई 4-5 चीजें पढ़नी है। मसलन सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है हर कालखंड की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि से क्या आशय है? पृष्ठभूमि से आशय यह है कि अलग अलग कालखंडों में जो साहित्य लिखा गया, वो साहित्य अपने समय और समाज से कितना प्रभावित है, कितना प्रेरित है। आप सब जानते हैं कि साहित्यकार समाज में रहता है, और सामाजिक परिस्थितियां जो हैं और समाज की विभिन्न जो गतिविधियां हैं उसका प्रभाव साहित्यकार पर पड़ता है, और अंततः उसका प्रभाव रचनाओं पर भी दिखाई देता है। चूंकि साहित्य समाज का ही रूप है, साहित्य समाज का ही दर्पण है, साहित्यकार समाज में ही रहता है, इसलिए समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल या उसके हिसाब से साहित्य का स्वरूप भी बदलता है। इसीलिए किसी भी कालखंड के साहित्य को समझना है तो आपको उस काल की परिस्थितियों को समझना होगा। जैसे मैं आपको कहूं एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको मान लीजिए कबीर को पढ़ना है, और कबीर को पढ़ते हुए आप एक चीज पाएंगे कि कबीर की भाषा में बड़ा आक्रोश है, विरोध का स्वर है, गुस्सा है। कबीर अपने समय की बुराइयों और विकृतियों पर, और जो धर्म के ठेकेदार हैं, पाखंड है,
बाह्य आडंबर है, उस पर बड़ा चोट करते हैं। पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, इन सबको फटकारते हैं। जब हम लोग कबीर पर पढ़ेंगे तो बात करेंगे। सबका सब पर उन्होंने व्यंग किया है। अब एक सवाल तो ये उठता है मन में कि आखिर कबीर के अंदर इतना गुस्सा क्यों है? कबीर तो भक्त है, उनका उद्देश्य तो भक्ति करना है, फिर कबीर के अंदर इतना आक्रोश क्यों है कि वो एक साथ हिंदू, मुसलमान या इस्लाम कह लीजिए, या जो और लोग हैं और उसके जो पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, जितने लोग हैं उन सब को फटकारते हैं। और उसकी वजह यह है कि इन सब लोगों ने धर्म का एक ऐसा जाल फैला रखा है जिसमें सामान्य जन फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। लेकिन कबीर ऐसे क्यों है? कबीर के अंदर गुस्सा क्यों है? अगर इस पर हम जाएं तो हम देखेंगे कि मध्यकाल में सत्ता और समाज और धर्म के ठेकेदारों ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की ताकि लोग जाति, धर्म, संप्रदाय इन सब में बटे रहें और उनका कारोबार चलता रहे। क्योंकि कबीर आम आदमी की समस्याओं को देख रहे थे और इसीलिए कबीर जो आम आदमी के जीवन में जो इस ढंग से उनको उलझाए हुए थे, उनका शोषण कर रहे थे, उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उस पर ध्यान लाने के लिए, ध्यान खींचने के लिए उन्होंने गुस्से में अपनी बात कही ताकि लोग उनको सुन सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी कवि रचनाकार को पढ़िए तो आप देखिए कि वो ऐसा क्यों लिख रहा है, ऐसा ऐसा क्या है, ऐसा उसका उसकी परिस्थितियां ऐसी क्यों है, उसकी परिस्थितियां कैसी हैं जिसकी वजह से वो ऐसा लिख रहा है। तो हर काल को पढ़ते हुए, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, प्रत्येक काल को पढ़ते हुए हम उस काल की परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करेंगे। और परिस्थितियों का मतलब क्या है? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परिस्थितियां, इन सब का हम लोग जिक्र करेंगे, सबको जानने की कोशिश करेंगे। तो पृष्ठभूमि इसे कह लिया जाए या परिस्थिति कह लिया जाए, पृष्ठभूमि या युगीन परिस्थितियां। हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे आचार्य शुक्ल ने भी युगीन परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना है। एक एग्जाम्पल मैं और दे दूं, जैसे आदिकाल में वीर गाथात्मक रचनाएं बहुत लिखी गई हैं, वीरतापरक रचनाएं राजस्थान में हुई रासो काव्य के नाम से। मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। अब एक सवाल उठता है कि आखिर रासो काव्य के नाम से ऐसी रचनाएं क्यों लिखी गई? तो परिस्थितियों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये वो दौर है जब बाह्य आक्रमणकारी आ रहे थे, भारत में सत्ता का परिवर्तन हो रहा था और हर तरफ एक युद्ध का माहौल है। चूंकि युद्ध की परिस्थितियां हैं, इसीलिए इस समय के साहित्य में भी युद्ध का स्वर सुना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियों का योगदान साहित्य पर रहता है, इसलिए परिस्थितियों को जानना जरूरी है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक काल की प्रवृत्तियां क्या है ना? साहित्यिक प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ट्रेंड्स। हर युग का एक ट्रेंड होता है और अगर उस ट्रेंड को हम पहचान लेते हैं तो उस काल के साहित्य को भी हम पहचान लेते हैं। और ट्रेंड कैसे बनता है? तो परिस्थितियों की वजह से वो ट्रेंड बनता है। जैसा कि मैंने कहा कि आदिकाल में रासो काव्य लिखे गए क्योंकि आदिकाल का माहौल ऐसा है, युद्ध का माहौल है, इसलिए राजस्थान के चारण कवियों ने रासो काव्य लिखे हैं और कई सारे रासो काव्य हैं। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, कई रासों के नाम से रचनाएं लिखी गई। तो प्रवृत्तियां कौन सी हैं? अगर हम भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल का ट्रेंड क्या है? भक्ति परक रचनाएं। सारे कवि, भक्त कवि भक्ति परक रचनाएं लिख रहे हैं। रीतिकाल का ट्रेंड क्या है? श्रृंगारिक रचनाएं, अलंकारिक रचनाएं। आदिकाल का ट्रेंड बहुत स्पष्ट नहीं है। आधुनिक काल का ट्रेंड क्या है? नवजागरण, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार। तो जैसे जैसे दौर बदलता है वैसे वैसे ट्रेंड भी बदलता रहता है। जैसे आज खान पान में क्या ट्रेंड चल रहा है? फास्ट फूड लोग खा रहे हैं, आप देख रहे हैं सब लोग फास्ट फूड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एक ट्रेंड है। फैशन का भी ट्रेंड है आजकल, आप देख रहे हैं। तो एक ट्रेंड, एक प्रवृत्ति होती है, वैसे ही साहित्य की भी अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। तो प्रवृत्तियों को हम लोग पढ़ेंगे।
इसके बाद प्रत्येक कालखंड की विशेषताएं हम लोग इसमें बातचीत करेंगे। विशेषताएं का मतलब क्या है कि उस काल की विशेषता क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आदिकाल हम लोग पढ़ेंगे, तो आदिकाल की विशेषता क्या है कि आदिकाल में हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत हुई। आदिकाल में हिंदी भाषा का विकास शुरू हुआ। आदिकाल में रासो रचनाएं लिखी गई। आदिकाल में श्रृंगार परक रचनाएं लिखी गई। आदिकाल में लोक रचनाएं भी लिखी गई। विद्यापति और अमीर खुसरो जैसे रचनाकार लोक काव्य लिख रहे थे। अगर भक्ति काल की विशेषताओं की हम बात करें तो आप देखेंगे कि भक्ति काल में सभी भक्त कवियों का स्वर एक ही है। सब लोग प्रेम, भाईचारा, समानता, सहिष्णुता, सब लोग इसी विषय पर लिख रहे हैं। सब लोग परस्पर जोड़ने की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक एकता, सांस्कृतिक एकता की बात कर रहे हैं। तो हर कालखंड की एक विशेषता होती है। फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। जैसे आज के दौर में, अगर आज के दौर में आप कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उपन्यास, कुछ भी लिखिए आप, तो आज के दौर में अमूमन जो आज का भौतिकवाद युग है, बाजारवाद है, असंवेदनशीलता है, जीवन की जो भागम भाग है, तनाव है, कुंठा है, अवसाद है, ये सब हमारे आज के जीवन के ट्रेंड है। ये हमारे आज के साहित्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आने ही आने हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर युग के साहित्य की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, वो हम इसमें देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक काल की रचना, यानी कि रचनाएं और रचनाकार। हम लोग इन चार कालखंडों के प्रत्येक काल के रचनाओं के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग, कि इस काल में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, कैसे कैसे रचनाएं लिखी गई, कौन कौन लोग रचनाकार हैं। मसलन हम लोग जब आदिकाल पढ़ेंगे तो बात करेंगे उस समय के रासो कवियों के बारे में, चंद्रवरदाई खासकर, अमीर खुसरो के बारे में, विद्यापति के बारे में, अब्दुल रहमान के बारे में। तो ऐसे उस युग के हेमचंद हैं, उस युग के कवि। जब हम लोग भक्ति काल की बात करेंगे तो उस दौर के जो बड़े रचनाकार हैं, बड़े या कह लीजिए जो प्रमुख रचनाकार हैं, कबीरदास के बारे में, सूरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, इसके अलावे और सारे रचनाकारों को पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इन लोगों की रचनाएं हमें, इनकी इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं भी लगी हुई हैं सिलेबस में, सेकंड पेपर में। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस हमें पढ़ना है, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है, सूरदास का भ्रमर गीत है, कबीर के दोहे हैं। तो कौन कौन से रचनाकार अलग अलग कालखंडों में थे, उन्होंने क्या लिखा, कैसा लिखा, क्यों लिखा, उनकी रचनाओं की प्रवृत्तियां क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो मैं बताऊंगा आपको, जैसे आदिकाल पढ़ेंगे तो आदिकाल की पृष्ठभूमि, परिस्थितियां, जो कह लीजिए प्रवृत्तियां, विशेषताएं, रचना और रचनाकार। और आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक पर हैं। यानी कि जब इन चीजों को हम स्पष्ट तौर पर समझ लेंगे और जब हम पीवाईक्यूज देखेंगे पिछले वर्षों के, तो आप पाएंगे कि सारे के सारे प्रश्न इन्हीं बिंदुओं से पूछे गए। यही पढ़ना है हमें। तो साफ तौर पर आप समझ लें कि साहित्य का इतिहास में हमें क्या करना है। हर कालखंड की परिस्थितियां, प्रवृत्तियां, विशेषताएं, रचना और रचनाकार, बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है। एक बात मैं और कह दूं कि ये थोड़ा इतिहास वाला टॉपिक है, तो इतिहास तो थोड़ा सा आप जानते ही कि तथ्यात्मक है, तो इसमें थोड़ी सेकंड पेपर वाली रोचकता कम आएगी, जहां हम लोग कविता, कहानी, उपन्यास पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग कालखंडों को पढ़ेंगे तो हाँ अच्छा लगेगा, और अलग अलग कवियों को, रचनाकारों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यस, मैं देख रहा हूं आप लोग लिख भी रहे हैं कुछ। राजा बाबू क्या लिख रहे हैं? सर बीए में हिंदी ऑनर्स लिया है, यूपीएससी। हाँ ठीक है, अच्छा है।
अगर आपने तय कर लिया है कि यूपीएससी देना है और यूपीएससी में हिंदी साहित्य रखना है, तो पहले से आप अगर पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है ना? तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है साहित्य का इतिहास में हम लोग को ये चीजें पढ़नी है। एक चीज मैं आप लोग को और बताऊं कि साहित्य का इतिहास हमें पढ़ना है, तो थोड़ा साहित्य और इतिहास को भी समझिए आप, है ना? क्या आप समझ पाए कि साहित्य का इतिहास और क्या है और क्या हमें करना है? देखिए, साहित्य क्या है, सबसे पहला सवाल तो ये कि साहित्य क्या है, और तब फिर इतिहास क्या है। मैं दोनों को थोड़ा बता दूं, क्या आप समझ पाएंगे? सबसे पहला सवाल तो ये है कि इतिहास क्या है, साहित्य क्या है। साहित्य क्या है? साहित्य की कोई परिभाषा जैसी कुछ नहीं है। हिंदी साहित्य में आप पढ़ेंगे तो इसमें परिभाषा जैसी कोई ज्यादा चीजें आपको नहीं मिलने वाली है। रितु कुमारी, यस वेलकम। पहचाना तो नहीं, लेकिन आप क्लास में पहले रही होंगी। प्रतिमा, यस। सर मैं अभी फाउंडेशन बैच, ठीक है, ऑप्शनल क्लास देख सकता हूं। आकाश, ठीक है, आप देखिए। मैंने सेमिनार में आप सबको बताया है कि साहित्य का इतिहास बहुत मजेदार है, हमारे जीवन और समाज से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जो कहानियां, कविताएं, उपन्यास, नाटक ये पढ़ने हैं, असल में ये हमारे जीवन की ही कहानियां हैं। पात्र बदल गए हैं, घटनाएं शायद हमारे शहर की ना हो, हमारे जीवन की ना हो, लेकिन घटनाएं जहां की हैं उससे हम भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो साहित्य में कोई ऐसा सैद्धांतिक चीज नहीं है। साहित्य में हम सबका ही जीवन है, हम सबके जीवन की ही पुनर्रचना है साहित्य। असल में साहित्य पढ़ते समय ऐसा लगेगा आपको मानो आप अपने जीवन से ही गुजर रहे हो या समाज को आप देख रहे हो। हिंदी के एक बड़े लेखक हुए, कहानीकार, उपन्यासकार निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा ने कहा भी था कि साहित्य एक ऐसा घर है जहां व्यक्ति पहली बार आत्म साक्षात्कार करता है, यानी कि अपने आप से मिलता है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि लिटरेचर पढ़ते हुए, साहित्य पढ़ते हुए आप हम अपने समाज, अपने जीवन की घटनाओं को ही देखते हैं, और एक ढंग से आप पाते हैं कि ये घटनाएं, ये प्रसंग, ये बातें कहीं ना कहीं हमारे जीवन से ही जुड़ी हुई है, या हमारे जीवन के आसपास की घटनाओं को ही रखा गया। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम मूवी देखते हैं, सिनेमा में भी हम क्या देखते हैं, अपने जीवन को ही देखते हैं। सिनेमा साहित्य का ही एक दृश्यात्मक रूप है, विजुअल रूप है। तो ये आप इसमें पाएंगे। अगर थोड़ी सी बात मैं साहित्य की भी कर दूं आपको, साहित्य और इतिहास की थोड़ा सा आज एक इंट्रो क्लास में आपको, तो साहित्य की कोई परिभाषा नहीं है। साहित्य असल में हमारे जीवन और समाज की ही अभिव्यक्ति है। जीवन और समाज को लेकर जो हमारी भावनाएं और हमारे विचार हैं, उसी की अभिव्यक्ति है। हर भाषा का साहित्य उस भाषा के लोगों की भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति है। यानी कि जो आप सोचते हैं, जो आप विचारते हैं। देखिए, पहली चीज तो यह है कि हम सब लोग सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं, और हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी बात दूसरे के साथ ना कहना चाहता हो, ना शेयर करना चाहता हो। अभिव्यक्ति के बगैर हम रह ही नहीं सकते। जब हम कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो इसका मतलब यही है कि वो समाज में ही रहेगा। इवन मनुष्य क्या कहा जाए, जीव जंतुओं को देख लीजिए, पशु पक्षियों को देख लीजिए, वो भी अपने ग्रुप में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं। यानी कि हम सबको अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक समाज की आवश्यकता है। और यह अभिव्यक्ति कैसे होती है, हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, तो उसके कई सारे माध्यम हैं। हम चाहें तो हम कला के जो भी रूप है उसके जरिए हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मसलन कोई, अगर आप देखें तो कोई संगीत के जरिए करता है, म्यूजिक के जरिए। कोई गीत लिखता है या गीत गाता है, कोई नृत्य करता है, कोई
वास्तुकला के जरिए, है ना, कोई चित्रकला के जरिए अपनी भावनाओं का अभिव्यक्ति करता है। यानी कि मनुष्य के अभिव्यक्ति के कई सारे माध्यम हैं। अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति के विविध माध्यम हैं, कई सारे माध्यम हैं, और हम जहां कंफर्टेबल महसूस करते हैं वहां हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। जहां हमें लगता है कि हम इस माध्यम में अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं वहां व्यक्त करते हैं। और इसी कला का एक रूप है साहित्य, है ना। ठीक है ना। यहाँ चित्रकला है और सिनेमा भी है। सिनेमा यानी कि चलचित्र भी लिख लीजिए कि चलचित्र भी है। यानी कि हम अपनी भावनाओं को विभिन्न रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, और इसी में से एक माध्यम है साहित्य, जहां हम क्या करते हैं, लेखन करते हैं, अपने भावनाओं और विचारों को लिखते हैं। तो साहित्य कोई भी लिख सकता है, आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूं। साहित्यकार उसको कहते हैं जो वही काम करता है। यानी कि साहित्यकार बनने के लिए, साहित्य लिखने के लिए कोई उसकी प्राथमिक शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने भावनाओं और विचारों को लिख सकता है और वो साहित्य का रूप ले लेता है। तो साहित्य क्या है, अगर हम लोग इस प्रश्न पर बात करें तो दो तीन बातें मैं कह सकता हूं कि साहित्य हमारे जीवन और समाज, हमारे जीवन और समाज के प्रति व्यक्त भावनाओं और विचारों के अभिव्यक्ति है। ऐसे ये कोई डेफिनेशन नहीं है, याद रखिएगा। ये मैं सरल तरीके से आपको बता रहा हूं समझाने के लिए, कोई ये डेफिनेशन नहीं है, किसी ने कहा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि साहित्य हमारे जीवन और समाज के प्रति व्यक्त भावनाओं और विचारों के अभिव्यक्ति है। यानी कि जो हम अपने जीवन और समाज के बारे में सोचते हैं और जो लिखते हैं वही साहित्य। इसकी कोई कोई इसकी शर्त नहीं है। लेकिन अगर शाब्दिक अर्थों में देखें, अगर हम लोग थोड़ा साहित्य, इसको थोड़ा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साहित्य हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है, हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। साहित्य के जरिए हम अपनी भावना और विचारों का व्यक्त करते हैं, और अलग अलग रूपों में करते हैं हम लोग, है ना। जैसे कविता हम लिखते हैं, कुछ लोगों को कविता लिखना पसंद है, साहित्य में भी विविधता है। कुछ लोग कविता लिखते हैं, कुछ लोग कहानी लिखते हैं, कुछ उपन्यास लिखते हैं, और इसी तरीके से साहित्य की जितनी विधाएं हैं अलग अलग। कुछ लोग नाटक लिखते हैं, कुछ उपन्यास, कुछ आलोचना, कुछ निबंध, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, बहुत सारे साधन हैं, और इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं। और पढ़ते हुए हम देखते हैं कि अलग अलग कालखंडों में अलग अलग लोगों ने क्या लिखा, क्यों लिखा, और उसको पढ़ते हुए हम लोग उस युग के मानसिकता, उनके रुचियों अभिरुचियों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो साहित्य हमारे अभिव्यक्ति का माध्यम है। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग तरीके से साहित्य लिखा गया। अगर थोड़ा शाब्दिक अर्थ लें हम लोग, तो मैं थोड़ा शाब्दिक अर्थ भी आपको बताऊं। साहित्य के थोड़े शाब्दिक अर्थ भी आप जान लें। साहित्य के दो अर्थ बताए गए हैं, हमारे आचार्यों ने साहित्य के दो अर्थ बताए हैं। एक तो बताया है, इसका साहित्य का मतलब है साथ साथ, और दूसरा साहित्य का मतलब बताया गया है सहित। साथ साथ का मतलब है शब्द और अर्थ का साथ साथ होना। शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ का साथ साथ होना, और शब्द और अर्थ के समन्वित
प्रयोग से या समन्वय से अभिव्यक्त भावनाओं और विचारों को साहित्य कहते हैं। यानी कि साहित्य में सारा खेल किसका है? शब्दों का है। और शब्द के अर्थ भी होते हैं, सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं। और बल्कि साहित्य में तो शब्द के ऐसे प्रयोग करते हैं कि एक शब्द के कई मायने हो जाते हैं, है ना। किसी कवि ने कहा कि मेरे शब्दों के अर्थ अनेक हैं, जो तुमसे लग जाए लगा लेना। यानी कि एक शब्द के कितने सारे अर्थ हैं। साहित्य में अगर हम कहते हैं मोटा होना, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, तो एक तो शारीरिक रूप से मोटा होना और एक समृद्ध होना। साहित्य में उसका मतलब दो तरीके से हो जाता है। दो अर्थी या अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। मैंने कल परसों सेमिनार में मैंने कहा था आप सब कि प्रेमचंद लिखते हैं कि आज के जमाने में मोटा होना बेहयाई है। मजा तो तब है जब सब मोटे हों। तो मोटे शब्द का मतलब मोटा होना नहीं है, बल्कि समृद्ध होना है। तो साहित्य में शब्दों का खेल होता है। साहित्य की सबसे अच्छी बात यह है कि साहित्य में शब्द और अर्थ का सुंदर प्रयोग किया जाता है। मैं अभी कविता कविता की एक पंक्ति में आप लोगों को बताऊं, निराला जी की एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है। कितने सुंदर शब्द और उतने ही सुंदर अर्थ। निराला ने एक गीत लिखा, इनफैक्ट ये कविता नहीं गीत है। गीत थोड़ी अलग प्रवृत्ति की होती है, गीत की अलग पहचान है। तो निराला का एक बड़ा सुप्रसिद्ध गीत है, उन्होंने लिखा है, जो मैं आपको सुनाऊं। मैं बता रहा हूं कि सुंदर शब्द और सुंदर अर्थ, इन दोनों के समन्वय से साहित्य की संरचना होती है, साहित्य लिखा जाता है, साहित्य की रचना होती है। शब्द और अर्थ, यानी कि अखबारी शब्द नहीं, ठीक है ना। अखबारी शब्द नहीं कि आज ये घटना हो गई, वो घटना हो गई, तुम दिखाई नहीं पड़ते, है ना। तो एक ये बात भी हो जाती है, और एक कहते हैं कि आप तो ईद के चांद हो गए, ये बात भी है। तो साहित्य में प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, व्यंजनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। निराला का एक गीत है कि बंधु बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। अब कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है और प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। बंधु बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, इस ठाव यानी कि इस किनारे पे, इस तट पे अपनी नाव मत बांधो। और ये नाव क्या है, किसका प्रतीक है? निराला लिख रहे हैं नाव। ये नाव किसका, क्या चीज का प्रतीक है? प्रेम का, स्नेह का। वो कह रहे हैं कि मैं इस किनारे यानी कि मेरे तरफ प्रेम का हाथ मत बढ़ाओ या प्रेम के बंधन मत बनाओ। बंधु बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, ये नाव प्रेम का है और इस ठाव यानी कि इस किनारे मत बांधो। पूछेगा सारा गांव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। सारा गांव पूछेगा, यानी कि ये जमाना पूछेगा, ये समाज पूछेगा। प्रेम पर सवाल उठाए जाते हैं, स्नेह या संबंधों पे सवाल उठाए जाते हैं। तो निराला इशारों इशारों में कह रहे हैं कि बंधु बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। अगली पंक्ति में कहते हैं कि यह घाट वही है जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। तो बेहद सुंदर कविता है। अगली पंक्तियों के अर्थ आप समझ सकते हैं कि वो प्रेम के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। और फिर उन्होंने लिखा कि बंधु वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, बंधु वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती सहती थी, देती थी सबको दाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। कहने का मेरा आशय है कि कविता में कवि सुंदर शब्दों का प्रयोग करके एक ऐसी भावनाओं की सृजना करता है, एक ऐसे संसार की सृजना करता है जो बेहद मर्म स्पर्शी बन जाता है, हमारी भावनाओं, हमारी संवेदनाओं से वो जुड़ जाता है। तो कविता या साहित्य, कहानी, उपन्यास, नाटक शब्द और अर्थ का खेल है।
तो शाब्दिक अर्थ में एक अर्थ होता है साथ साथ, यानी कि साहित्य में शब्द और अर्थ साथ साथ चलते हैं। और दूसरा कहा गया है सबका हित। सहित का मतलब होता है सबका हित। सहित का मतलब होता है सबका हित। सबका हित। और हित को हम लोग क्या कहते हैं? कल्याण भी कहते हैं, सबका कल्याण। या तो फिर हम लोग और दूसरी भाषा में कहें तो लोक मंगल की भावना भी हम लोग कह सकते हैं। लोक मंगल की भावना, सबका हित यानी कि लोक मंगल की भावना। साहित्य में लोक मंगल की भावना होती है। साहित्य संकीर्ण नहीं होता, साहित्य संकुचित नहीं होता, साहित्य में कोई भेदभाव नहीं होता, साहित्य में कोई बुराइयां नहीं होती, साहित्य में कोई दुर्भावना नहीं होती। साहित्य तो लोक मंगल की भावनाओं से रचा जाता है। सबका कल्याण, सबका हित। और यही साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। साहित्य अपने स्वभाव में ही सामूहिक होता है, सामाजिक होता है, सबके कल्याण की भावना को लेकर चलता है। और इसीलिए साहित्य से अपेक्षा की जाती है कि वह इसे आगे बढ़ाए। साहित्य को पढ़ने पढ़ाने का यही मतलब है कि लोक मंगल हो, सबको समझ आए, सबकी जागरूकता बढ़े, संवेदना बढ़े, भावनाएं और जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, दया, करुणा, ममता, सहानुभूति, संवेदना, ये सारी चीजें साहित्य पढ़कर लोगों के मन में आए और लोग अपने जीवन में उसे उतारें। आज अगर आप देखिए तो हमारे समाज में क्या हो रहा है, आसपास की घटनाओं पर नजर डालिए, कितने निर्मम और कितने निष्ठुर हो गए हैं हम। कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, हमें कोई परवाह नहीं। हमारे संबंधों में मोल भाव है और मोल भाव भी चलता, लेकिन संबंधों में इतनी कटुता बढ़ गई है, इतनी दुर्भावना बढ़ गई है कि वो हिंसात्मक रूप ले चुका है। जो घटनाएं अभी आप देख रहे हैं, चर्चित है देश में कि शादी हुई और उसके एक हफ्ते के बाद पति की हत्या करवा दी गई। कितनी निर्ममता है, कितनी निष्ठुरता है, कितना असंवेदनशील हो गया है हमारा समाज। भौतिकवाद की इस दुनिया में हम सब की एक ही चाहत है, भौतिक सुविधाएं, भौतिक वस्तुएं, पैसा, मानवीय प्रेम, संवेदना, अनुभूति, ये सब आज हमारे लिए बेकार हो गई हैं, व्यर्थ हो गई हैं, बेनामी हो गई हैं, बेमानी हो गई हैं। कोई इसका मतलब नहीं। साहित्य क्या करता है? साहित्य इन्हीं संवेदनाओं को जगाता है, मनुष्य को मनुष्य होने की शर्त निर्धारित करता है साहित्य। हिंदी के एक बड़े कवि हुए धूमिल, उन्होंने भी ये बात कही, कविता के बारे में उन्होंने एक बात कही थी कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। यानी कि कविता या साहित्य भाषा के जरिए आदमी को इंसान बनाता है, आदमी को आदमी बनाता है, आदमी से और बेहतर इंसान बनाता है जिसके अंदर इंसानियत हो। और मैं अक्सर मिर्जा गालिब का एक शेर आपको सुनाऊंगा जो मुझे बहुत पसंद भी है, और मिर्जा गालिब बहुत मौजू भी है, प्रासंगिक भी है। मिर्जा गालिब ने कहा कि अब तो मुश्किल है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। उन्होंने अपने जमाने में यह बात कही थी जो आज भी प्रासंगिक है। अब तो मुश्किल है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। आदमी आदमी के रूप में, यानी कि बस ऐसे ही सामान्य जीवन जीता हुआ मर जाता है, इंसान नहीं बन पाता, इंसानियत, मानवीय मूल्य उसके अंदर पैदा नहीं होते। साहित्य मानवीय मूल्य पैदा करता है, हमारे जीवन को, हमारे जीवन में रस घोलता है, हमें जीवन जीने के प्रति आकर्षित करता है, जीवन के प्रति प्रेम पैदा करता है। तो साहित्य की मूल भावना लोक मंगल है। और आपको पता ही है, मसलन आप कोई कविता लिखिए, आप कोई बात लिखिए, कोई कवि कुछ लिखता है और वो सबका हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा,
क्या गोस्वामी जी ही पढ़ रहे थे उसे? आज पूरा देश, आज पूरी दुनिया पढ़ रही है रामचरितमानस। और कब लिखा? मध्यकाल में लिखा, 16वीं शताब्दी में। आज हम लोग कहाँ हैं? 21वीं शताब्दी में, और आज भी उतनी ही अभिरुचि के साथ रामचरितमानस को पढ़ा जा रहा है। रामचरितमानस आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कैसा? क्यों? ऐसा इसलिए कि जो उसमें मूल्य हैं, विचार हैं, वो हमारे जीवन में आज भी प्रेरणादायक है। आज भी उससे हम मोटिवेट होते हैं। एक आदर्श राजा, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श पिता, समाज में मूल्य, मर्यादा, अनुशासन, नैतिकता कैसी होनी चाहिए, रामचरितमानस उसका एक जीवंत उदाहरण है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, प्रेम पर लिखा, राजा रत्न सेन और पद्मावत के प्रेम पर लिखा। आप कह सकते हैं ये तो निजी मामला है, दो लोगों के प्रेम की कथा है, लेकिन नहीं, उन्होंने उसके जरिए बताया कि प्रेम क्या है और जीवन में, समाज में कैसा प्रेम होना चाहिए। उन्होंने प्रेम को एक जीवन मूल्य के रूप में, सामाजिक मूल्य के रूप में स्थापित किया। वो हम सब के काम आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये कि साहित्य बेशक एक व्यक्ति लिखता है, एक रचना एक व्यक्ति लिखता है, लेकिन वो रचना लिखे जाने के बाद सबका हो जाता है। साहित्य का मूल स्वरूप ही सामाजिक है, सामूहिक है। साहित्य व्यक्तिक होकर भी व्यक्तिक नहीं होता, और सबके लोक मंगल, सबके हित के लिए काम आता। तो साहित्य की ये दो शाब्दिक अर्थ इस साहित्य के हैं, एक साथ साथ, यानी कि शब्द और अर्थ, और साहित्य सबका कल्याण। अगर इनको मिलाकर हम लिखें तो हम लोग कह सकते हैं, अगर एक शब्द में बांधे तो हम कह सकते हैं कि साहित्य शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ के समन्वित, शब्द और अर्थ के समन्वित प्रयोग से निर्मित ऐसी रचना है जिसका उद्देश्य या जिसका प्रयोजन, उद्देश्य, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, जिसका प्रयोजन लोक मंगल है, जिसका प्रयोजन लोक मंगल है। अगर ऐसे शब्दों में बांधकर हम लोग कहें तो कह सकते हैं कि साहित्य शब्द और अर्थ के समन्वित प्रयोग से निर्मित ऐसी रचना है जिसका प्रयोजन लोक मंगल है, यानी कि सबका हित है, सबका कल्याण है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये भी एक हम लोग एक इसे भी ध्यान में रखेंगे कि साहित्य समाज का दर्पण है। आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे इस बात को, साहित्य समाज का दर्पण है। और साहित्य समाज का दर्पण है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर युग का साहित्य अपने समाज का प्रतिबिंब है। समाज में जैसा होता है, समाज में जैसी चीजें होती हैं, साहित्य में उसके व्यक्ति होती है। साहित्य का ही रूप सिनेमा है। आपने मूवी आप देखते होंगे, सिनेमा भी आप देखते होंगे। सिनेमा में भी क्या दिखाई देता है? हमारा समाज ही तो दिखता है। तो साहित्य और समाज एक दूसरे के साथ पूरक हैं, जुड़े हुए हैं, परस्पर निर्भर हैं, क्योंकि साहित्य समाज में लिखा जाता है और समाज जैसे जैसे बदलता है, साहित्य का स्वरूप भी वैसे वैसे बदलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब मैं टॉपिक शुरू करूंगा। आचार्य शुक्ल ने भी कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यानी कि जनता के चित्तवृत्ति, यानी कि जनता का जो मिजाज है, उसी का संग्रह है साहित्य। साहित्य पढ़कर आप उस कालखंड की जनता के मिजाज को, उसके चित्तवृत्ति को समझ सकते हैं कि उस काल के लोगों की सोच समझ कैसी थी। अगर रीतिकाल का साहित्य हम पढ़ते हैं और रीतिकाल में प्रेम, श्रृंगार, अलंकार और केवल नारी नक्श वर्णन पढ़ते हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो सामंतवाद का चरम काल है। सामंतों के पास काम काज कुछ भी नहीं था, आराम कर रहे थे, और
उनके पास केवल एक ही काम था, मनोरंजन। महफिल सजाया करते थे वो, और सुरा और सुंदरी और कविता साहित्य। और इसलिए उस दौर के दरबारी कवियों ने उनके भावनाओं की पूर्ति के लिए नारी नख वर्णन किया है, नारी के श्रृंगार का वर्णन किया। समाज सामंती है, समाज का कोई प्रगतिशील विचार नहीं है, तो साहित्य का उद्देश्य, साहित्य भी मनोरंजन में डूबा हुआ है, लोक जीवन की चिंता वहां नहीं है। लेकिन भक्ति काल को देखिए तो भक्ति काल के भक्त संतों ने आम लोगों के जीवन की चिंता की। पूरे भक्ति काल में सामान्य जन के दुख दर्द की अभिव्यक्ति हुई है। तो साहित्य अलग अलग कालखंडों की अभिव्यक्ति है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। लेकिन एक बात मैं और भी कह दूं इसमें, कि साहित्य समाज का दर्पण है तो साहित्य समाज का दीपक भी है। थोड़ा इसको भी ऐड कर लीजिए आप, कि साहित्य समाज का दीपक भी है। और दीपक का क्या मतलब है यहां? दीपक का यहां प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? कि दीपक है, यानी कि साहित्य समाज को रोशनी, रास्ता भी दिखाता है। दीपक का मतलब है प्रकाश, और प्रकाश का मतलब है रास्ता। तो साहित्य समाज का दर्पण यानी केवल आईना नहीं है, बल्कि एक दीपक है, मार्गदर्शक है, जो उसे रास्ता भी दिखाता है। ठीक है ना? तो साहित्य को इसी दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ेंगे, और साहित्य का इतिहास भी पढ़ेंगे, इसी नजरिए से हम लोग जानेंगे। अगर थोड़ा और एक डिफिनेशन के तौर, डिफिनेशन नहीं, एक और थोड़े साहित्य की बात मैं कह दूं कि साहित्य क्या है। साहित्य समाज का दर्शन होता है। रूबी, यस। दर्शन का मतलब है दृष्टि, दृष्टि का मतलब है देखना। साहित्य समाज को देखता भी है। और साहित्य समाज का केवल प्रतिबिंब दर्पण नहीं है, बल्कि समाज को बदलता भी है। इसीलिए मैंने कहा कि साहित्य समाज का दीपक भी है, दर्पण है और दीपक भी है, दोनों है। साहित्य समाज का दर्पण और दीपक दोनों है। प्रेमचंद ने भी लिखा है कि साहित्य हमेशा समाज के पीछे पीछे नहीं चलता, बल्कि कई बार उसका नेतृत्व करता है, उस समाज को बदलता है। आप राष्ट्रीय आंदोलन को देख लीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था तो साहित्यकारों ने राष्ट्रीय चेतना के गीत लिखे, और उसको पढ़कर, उसको सुनकर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों में जोश आया, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना आप पढ़ लीजिए, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ लीजिए, निराला की कविता पढ़ लीजिए, प्रसाद जी को पढ़ लीजिए, वृंदावन लाल वर्मा को पढ़ लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ लीजिए। उन सभी की रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखर है, और जोश आता है, देश के लिए मर मिटना का भाव आता है। तो साहित्य, या फिर प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ लीजिए। प्रेमचंद का साहित्य हमारी आंखें खोलता है, उनकी कहानियां, उनके उपन्यास समाज की बुराइयों और विकृतियों को देखने की एक दृष्टि मिलती है प्रेमचंद को पढ़कर, क्योंकि प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ के लेखक है, समाज के सच को अपने साहित्य में उद्घाटित करते। उसके पहले तक साहित्य में उतनी तीक्ष्ण वो भावना नहीं है, बुराई वो तीक्ष्णता नहीं है। साहित्य थोड़ी कल्पना, आदर्श, भावनाओं में खोया हुआ है। प्रेमचंद अपनी कहानी और उपन्यासों में जीवन के सच को रखते हैं, और जो बुराइयां हैं, विकृतियां हैं, उसे आंखें मिलाते हैं, उसको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और उनके साहित्य को पढ़कर हमारी आंखें खुलती हैं, और हम समझ पाते हैं कि ठाकुर का कुआं उनकी कहानी में छुआछूत कैसे दिखाया गया है। रंगभूमि और कर्मभूमि उपन्यास में कैसे किसानों और मजदूरों की समस्याएं दिखाई गई है। गोदान में कैसे होरी के बहाने उन्होंने भारतीय किसानों के दुख दर्द को व्यक्त किया है। पूस की रात में उन्होंने कैसे गरीबी और भूख की समस्या को रखा है। कफन में कैसे उन्होंने भूख और गरीबी को रखा है। पूस की रात में किसानी जीवन के शोषण को रखा है। यानी कि जो भी रचना आप पढ़ेंगे प्रेमचंद को, तो एक नजरिया मिलता है समाज को देखने का। तो हर युग का साहित्य अपने युग का एक दस्तावेज है,
अपने युग का आईना है, अपने युग का दर्पण है, जिसको देखकर हम पारदर्शी तरीके से उस युग को समझ सकते हैं। साहित्य भी अपने अपने आप में एक इतिहास है। इतिहास तथ्यात्मक होता है, साहित्य भावनात्मक इतिहास है। जैसे मैं आपको बताऊं, प्रेमचंद का गोदान जो है, प्रेमचंद का गोदान कब की रचना है? 1936, 1936। एक हिंदी के बड़े आलोचक हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, जो प्रेमचंद पर उन्होंने आलोचना लिखी है, और प्रेमचंद पर सबसे प्रामाणिक लेखन किया है डॉक्टर शर्मा जी ने। प्रेमचंद पर 2 वॉल्यूम में उन्होंने किताब लिखी है, प्रेमचंद और उनका युग, डॉक्टर रामविलास शर्मा। उसमें उन्होंने कहा है कि यदि आपको 1930 के दशक के भारत का इतिहास समझना है, तो या तो आप भारत का इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास की किताब पढ़ लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। और इतिहास की किताब अगर नहीं पढ़ना है तो प्रेमचंद का उपन्यास गोदान पढ़ लीजिए, आप उस जमाने के इतिहास को समझ जाएंगे। यानी कि डॉक्टर शर्मा ने, रामविलास शर्मा जी ने गोदान की तुलना इतिहास के ग्रंथ से की है कि यह साहित्यिक इतिहास है। आप गोदान को पढ़कर 30 के दशक में भारतीय किसानों के जीवन की क्या दशा और दुर्दशा थी, आप इस एक उपन्यास को पढ़कर समझ सकते हैं। उस समय के किसानों की सारी समस्या, चाहे वो लगान हो, महाजनी हो, पंचायतों के शोषण हो, गरीबी हो, अभाव हो, ईर्ष्या हो, सामाजिक धार्मिक बुराइयां और विकृतियां हो, छुआछूत हो, जात पात हो, गांव से शहरों की ओर पलायन हो, ये जितने भी उस युग की समस्याएं हैं, वो सारे की सारी आपको गोदान में दिखाई जाए। यानी कि साहित्य वाकई समाज का दर्पण है। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। और इतिहास किसे कहते हैं अगर कहा जाए, तो इतिहास का मतलब है अतीत की घटना, है ना? अतीत का विवरण, अतीत का घटना, अतीत की घटना, इतिहास का मतलब अतीत। लेकिन लेकिन ये इतना सरल नहीं है। अतीत का विवरण, लेकिन ये इतिहास की बहुत सतही व्याख्या होगी। ये इतिहास की बेहद सतही व्याख्या होगी। इतिहास का मतलब है अलग अलग कालखंडों का या अतीत की घटनाओं का विश्लेषण, विवेचन, आलोचनात्मक विवेचन। और इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास पढ़ने के लिए इतिहास दृष्टि चाहिए, इतिहास बोध होना जरूरी है। इतिहास पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगा, इतिहास पढ़ने के लिए क्या चाहिए? इतिहास बोध चाहिए। इतिहास बोध या इतिहास दृष्टि, इसी का नाम है, दोनों का मतलब सेम है, इतिहास दृष्टि या इतिहास बोध। और इतिहास बोध का मतलब क्या है? इसका मतलब है इतिहास का, इतिहास के प्रति, इतिहास के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि, आलोचनात्मक दृष्टि। यानी कि इतिहास को देखकर ना तो खुश होना है, ना तो दुखी होना है, बल्कि उसका विश्लेषण करना है कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, परिस्थितियां कैसी थी, उत्तरदायी कारक कौन थे, क्या उन घटनाओं को रोका जा सकता था, उन घटनाओं के परिणाम क्या हुए, और आज उन घटनाओं की क्या प्रासंगिकता है। इतिहास हमारी आंखें खोलता है, इसलिए इतिहास की समझ हम सब के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन लोग सामान्य तौर पर, हम सब लोग क्या समझते हैं कि इतिहास का मतलब है अतीत का विवरण, अतीत की घटना को पढ़ना। नहीं, अतीत की घटनाओं को पढ़ते हुए वर्तमान को समझना। हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। E.H. कार ने कहा था कि हिस्ट्री पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक डायलॉग है, एक संवाद है जो निरंतर चलता रहता है। तो साहित्य का इतिहास में क्या है? साहित्य का इतिहास भी वही है, अलग अलग कालखंडों में
साहित्य कैसे लिखा गया, लोगों ने क्या सोचा, उनकी भावना, उनकी संवेदना क्या थी, और वही सब चीजें हमें पढ़नी है। तो आज बस मैं आपको संकेत कर रहा हूं, कल से जो हम लोग पढ़ेंगे साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास, तो उसको पढ़ने के लिए ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और आपको मैं बताता चलूंगा कि साहित्य के इतिहास में क्या है और कैसे कैसे अलग अलग कालखंडों का। तो इसका हम लोग एक कैसा अध्ययन करेंगे, एक वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन, और वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन का मतलब क्या है, यानी कि कार्य कारण संबंधों की पड़ताल करते हुए हम लोग जानेंगे कि आखिर कबीर कबीर क्यों हैं, सूरदास प्रेम की कविताएं क्यों लिखते हैं, तुलसीदास के रचनाओं में इतना मर्यादा और अनुशासन क्यों है, मलिक मोहम्मद जायसी के यहां प्रेम ही प्रेम क्यों है, और हिंदू मुस्लिम और समाज को जोड़ने की बात क्यों करते हैं, निराला क्या लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी क्या लिखते हैं, प्रेमचंद क्या लिखते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु क्या लिखते हैं। यानी कि अलग अलग कालखंडों के अलग अलग रचनाकारों ने क्या लिखा, क्यों लिखा, इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। अंकिता सिंह, यस, वेरी गुड इवनिंग। प्रतिमा, सर साहित्य का मतलब समझा दीजिए। अच्छा, समझाया अभी। साहित्य का मतलब है कि एक ऐसी रचना जिसमें हम अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं। देखिए, भावनाओं और विचारों को आप समाचार के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। समाचार साहित्य नहीं है। समाचार सपाट और तथ्यात्मक जानकारी देता है, साहित्य रचनात्मक होता है। अगर एक लाइन में मैं कहूं तो आपको एक लाइन में मैं एक बात और भी कह सकता हूं, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। लास्ट, अंतिम में एक बात और कह दूं कि साहित्य संवेदनात्मक अनुभूतियों की, तब आप और बेहतर समझ जाएंगे। साहित्य संवेदनात्मक अनुभूतियों की, वैसे ही किसी की परिभाषा नहीं है, बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। साहित्य संवेदनात्मक अनुभूतियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। अगर आप सब लोग इंटरव्यू वगैरह में कभी कभी पूछा जाता है तो ऐसे चीजों को भी ध्यान रखते हैं। ये थोड़ा गंभीर बता दिया, सरल शब्दों में साहित्य हमारे भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा सा गंभीर भाषा में अगर हम लोग कहें तो साहित्य संवेदनात्मक अनुभूतियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। और इसमें 4 शब्द इंपॉर्टेंट है जिसके तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक तो संवेदना। साहित्य में क्या है? संवेदना, समवेदना, समान वेदना, यानी कि आपके दुख से मैं कनेक्ट हो जाऊं, मेरे दुख से आप कनेक्ट हो जाए। आजकल संवेदनाएं मर रही हैं, आप देख रहे हैं कि हम किसी से, हमारा कोई मतलब नहीं, हम सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं। हमारे दुख ही इतने ज्यादा हैं कि दूसरे के दुख हम नहीं देख पा रहे। औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गए। तो आप जब दूसरे का गम, दूसरे का दुख देखेंगे तो अपना भूल जाएंगे, लेकिन कहां फुर्सत है। संवेदना नहीं है तो संवेदना पहली शर्त है। साहित्य साहित्य संवेदना को लेकर लिखा जाता है। प्रेमचंद ने गोदान लिखा तो उसमें होरी जो नायक है, होरी के दुख दर्द और किसानों के दुख दर्द से प्रेमचंद की संवेदना है। संवेदना पहली शर्त है साहित्य के लिए। समवेदना, समान वेदना। नंबर 2, इसमें हमने प्रयोग किया है अनुभूति। केवल संवेदना ना हो बल्कि आपके अंदर अनुभूति भी हो, फीलिंग्स होनी चाहिए। अनुभूति का मतलब है महसूस करना। सड़क पे चलते हुए किसी गरीब को देखा, किसी पीड़ित को देखा और चलते बने और कह दिया क्या बड़ी गरीबी है, कैसे कैसे लोग हैं, ऐसा बोल के चल दिया, तो ये कोई संवेदना नहीं हुई। संवेदना और उसकी अनुभूति, फीलिंग कि वो व्यक्ति कैसे जीवन जीता होगा,
उसका जीवन कैसा होगा, ये महसूस करना, है ना। जब तक हम चीजों को महसूस नहीं करेंगे, जैसे महसूस करने के हमारे हमारे हम किसी चीज को महसूस कैसे करते हैं, हमारी इंद्रियां हैं। जब किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, हाथ जलता है तो महसूस करते हैं हम लोग। जब एक एक हमारी संवेदना का स्रोत है हमारी जिह्वा, स्वाद। जब किसी चीज को हम खाते हैं तो स्वाद मालूम चलता है। कान से सुनना, नाक से सूंघना, स्मेल, आंखों से देखना और स्पर्श करना। तो कई तरह की हमारे इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां हैं, इससे हम समझ। तो अनुभूत करिए, किसी भी तरीके से फील कीजिए। अनुभूति बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य में अनुभूति होती है। और फिर सृजनात्मकता। सृजन का मतलब क्या है, यानी कि रचनात्मक। अनुभूति का मतलब महसूस करना। और संवेदना का मतलब समान, दूसरे के दुख दर्द से जुड़ना, ऐसे लिख सकते हैं आप। महसूस करना। संवेदना का मतलब दूसरों के दुख दर्द से जुड़ना, दुख दर्द से जुड़ना, कनेक्ट होना। है ना। और सृजनात्मकता का मतलब है रचनात्मक होना, क्रिएटिव होना। यानी किसी बात को सपाट तरीके से नहीं लिखना, बल्कि उसको रचनात्मक तरीके से लिखना, रोचक तरीके से लिखना। किसी बात को सपाट तरीके से कहा जा सकता है तो वो उसमें मजा नहीं आएगा, है ना। किसी बात को थोड़े साहित्यिक अंदाज में कहना, रुचि लेकर कहना, अच्छी भाषा में कहना। प्रेमचंद कहते हैं गोदान में कि जब अपनी गर्दन दूसरों के पैरों तले दबी हो तो उन पैरों को सहलाने में ही भलाई है। तो ये एक थोड़ी व्यंजनात्मक भाषा शैली में उन्होंने बात कही। और ये भी कह सकते थे कि जहां आपका काम फंसा हो उसके साथ मिल जुल कर काम निकाल लीजिए। लेकिन उन्होंने साहित्यिक भाषा में कहा कि अपनी गर्दन दूसरों के पांवों तले दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही भलाई है। यानी कि जहां आप फंसे हो वहां अकड़िए मत, संभल कर निकल जाइए, अच्छी बात है। प्रेमचंद ने उसको इस तरीके से कहा। तो रचनात्मक तरीके से कोई बात कहना। एक तो हम ये भी कहते हैं कि आपको आपको देखकर अच्छा लगा, है ना। और एक ये भी कहते हैं कि दिल बाग बाग हो गया, है ना। या आपको देखा तो पता नहीं क्या क्या याद आए, चांद याद आए, सितारे याद आए। कई तरीके से हम अपनी बात कहते हैं। उनको देखा तो ख्याल आया। तो कितनी चीजों का ख्याल साहित्य कई तरीके से अपने व्यक्ति करता है। ठीक है ना। तो रचनात्मकता कहने का मतलब कि रचनात्मकता होनी चाहिए। और लास्ट है अभिव्यक्ति, नंबर 4, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब क्या है। अभिव्यक्ति का मतलब है कि आप कैसे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, आपकी भाषा शैली कैसी है, आप कैसी भाषा में लिखते हैं, कितने सुंदर तरीके से आप अभिव्यक्त करते हैं। हाँ, यस, आर्यन ने लिखा है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ, तो साहित्य में इस तरीके से हम लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। रस क्या है सर। रस, जिसको आप आनंद कहते हैं वही रस है। यानी कि जिसको पढ़कर देखकर आनंद की अनुभूति होने लगे, साहित्य में आनंद को ही रस कहा गया है। ठीक है ना। उस पर भी मैं बताऊंगा, बुक लिस्ट। हाँ, अब बताता हूं मैं। तो साहित्य में याद रखिएगा ये 4 चीजें होनी चाहिए। ये 4 चीजों को आप समझते हैं तो आप भी रचनाकार, साहित्यकार हो सकते हैं। तो एक तो सरल मीनिंग है कि साहित्य में जी हमारी भावनाएं और विचारों की व्यक्ति होती है। और
अगर थोड़ा सा और विस्तार में जाए तो साहित्य में संवेदना है, अनुभूति है, सृजन है, अभिव्यक्ति। तो आज मैं यहां रुकता हूं और आपको किताबों की लिस्ट बता दूं। केवल 2 किताबें ले लीजिए बस, बल्कि 2 नहीं, एक भी आप ले लेंगे तो काम चल जाएगा। बाकी मैं सारे टॉपिक पे नोट्स आपको दूंगा। एक किताब है हिंदी साहित्य, एक पुस्तक आप ले लीजिए, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये पुस्तक है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की। पहले एनसीईआरटी से आती थी, अब बाहर पब्लिकेशन से आती है। पहले एनसीईआरटी से आती थी ये पुस्तक। तो एक पुस्तक ले लीजिए बस, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, हाँ। अब इसे क्या लिख रहे हैं, देखा तुझे तो हो गए दीवाने। हाँ, सही बात। तेरा जलवा हर तरफ, जिसने देखा वो तेरा हो गया, है ना। चलिए, तो एक पुस्तक आप ले लीजिए, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। और अगर पढ़ना हो तो इग्नू की जो बुकलेट है, इग्नू की जो बुकलेट है, इग्नू की जो बीए की बुकलेट है, बुकलेट्स अगर वो मिल जाए तो भी पढ़ पढ़ सकते हैं। बीए की या एमए की जो बुकलेट है अगर मिल जाए तो पढ़ ले, बहुत अच्छी है। वैसे आप चिंता ना करेंगे, ये मेरे नोट्स में आपको सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन ये वाली बुक तो आप जरूर ले लीजिएगा। अगर आप चाहें बुक ना मिलती हो तो मैं ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा इस बुक की। अगर आपके शहर में ये किताब ना मिलती हो तो कल ही मैं ये पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, आप इसको लेकर पढ़ेंगे। यहीं से हम लोग शुरू भी कर रहे हैं, इसलिए मैं पीडीएफ भी अपलोड करा दूंगा। ठीक है ना। रोशनी सिंह क्या कर रही है सर, उपन्यास, कहानी, नाटक, ये सब कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अपनी आंखों से पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊंगा, और अच्छे से पढ़ेंगे, उसके कहानी स्टोरी को समझेंगे। एजुकेशन साथी क्या कह रहे हैं, गुरुजी अगर बुक्स नहीं पढ़े, ओनली आपका क्लास नोट्स पढ़े तो हो जाएगा। कहाँ मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, एक छोटी सी किताब है, ये पढ़ लीजिए। बाकी अपने नोट्स, स्टडी मटेरियल जितने भी मैं आपको कराऊंगा वो काफी सफिशिएंट है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो उसमें छूट गया हो, सब कुछ है। ठीक है, तो चलिए, आज एक इंट्रो क्लास थी, आज मैं संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता था। तो एक आज हमने संकेत भर किया है कि कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। तो कल आपको मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, साहित्य का इतिहास। अलग अलग टॉपिक बता दूंगा, प्रीवियस के क्वेश्चंस भी आपको दूंगा। आप समझ जाएंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। रहमत क्या लिखा है, एक मिनट जरा। सर सेकंड सेमेस्टर में है तो ये क्लास हाँ कर सकते हैं, करिए। एकदम अचानक सिविल सर्विसेज के लिए कूदेंगे तैयारी करने तो नहीं होगा, पहले से धीरे धीरे तैयारी शुरू कर दे। सर पीडीएफ डाउनलोड करा दीजिएगा, यस। पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे, हाँ बिल्कुल। देव कुमार यादव, यस। सर आज आप पे क्यों नहीं, ऐप पे क्यों नहीं चली क्लास? ऐप पे कल से चलेगी सागर। सर पेपर 2 के लिए भी बुक लेना होगा, यस। मैं आपको नोट्स भी दूंगा और एक एक बुक लेना होगा। अगर नहीं ले सके तो पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा मैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे मैं आज के लिए विदा लेता हूं, कल आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और शुभ रात्रि। थैंक यू।